सो हेलो क्लास 10th। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई आपने स्टार्ट कर दी होगी। तो अभी तो पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर ही दी होगी आपने। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है आपका, पॉलिटिकल साइंस का फेडरलिज्म। इसका पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं अपना क्लास 10th का जो ये चैप्टर 2। इसमें हमने पहले पार्ट में कुछ टॉपिक्स के देख रखे थे। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को यार, ऐसे ऐसे वीडियो और ये नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो, हमने पहले चैप्टर में फेडरलिज्म क्या होता है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, ये हमने देख लिया था। व्हाट्स मेक इंडिया फेडरल कंट्री, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, अब ये आगे थोड़ा सा देखते हैं हम। जैसे इसमें हमने देख लिया था फेडरलिज्म क्या होता है, टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती हैं। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, ये हमने कुछ कंट्रीज़ की बात की थी। ये ये भी हमने देख लिया था कि फीचर्स के क्या क्या होते हैं फेडरलिज्म के। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, चलो ये सारे हमने देख लिए थे। फेडरलिज्म दो तरीके से बनाया, फेडरेशन दो तरीके से बनाया जाता है, एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन दोनों का हमने एक्सप्लेन किया है अपने पहले पार्ट में। ठीक है, ठीक है। और दूसरा, अब हमने देखा था कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री क्यों बोला जाता है। इसमें हमने देखा था कि इंडिया को कहीं भी फेडरेशन नहीं बोला गया है, इंडिया को यूनियन बोला गया है। और मैंने यहीं पे एक होमवर्क दिया था आपको कि यूनियन और फेडरेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, ये आपको ढूंढना है गूगल पे जाके, और इसको समझना है थोड़ा सा। ठीक है, यहीं पे हमने 3 लिस्ट की बात की थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इसको भी हमने एक्सप्लेन किया था थोड़ा डिटेल में यहाँ पे। अब इसके बाद का लेक्चर जो है आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। ठीक है, देखो, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑल दो सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल इन एनी कैटेगरी ऑफ लिस्ट एंड कम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। एग्जाम्पल, जैसे ये 3 लिस्ट है, इसमें पहले लिस्ट में जो यूनियन लिस्ट है, इसमें इसमें जो पहला लिस्ट है, ये यूनियन लिस्ट है। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं उन पे कौन लॉ बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट लिस्ट है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं। जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट, ट्रेड, इन सब में दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं। ठीक है, अब एक रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स जो होते हैं, ये एक ऐसे सब्जेक्ट है ना, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो इन तीनों लिस्ट में से कहीं भी फॉल नहीं करते हैं। क्यों फॉल नहीं करते, कि जब ये तीनों लिस्ट बनाई गई थी 1947 में। ठीक है, 1947 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, 1947 में उसी टाइम पे ये तीनों लिस्ट बनाई गई थी। ठीक है, तो उन तीनों लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट थे वो सब तीनों लिस्ट में डिवाइड कर दिए गए। अब क्या हुआ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो 1947 के बाद आए। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसके बाद डेवलप हुआ। ठीक है, 1947 के बाद आईटी सेक्टर उसके बाद डेवलप हुआ। कुछ बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है जो 1947 के बाद डेवलप हुए। तो अब हम इनको किस सब्जेक्ट में डालें, इनको किस लिस्ट में डालें। तो इसलिए इनको हमने रिसिडरी सब्जेक्ट बोला है, क्योंकि ये सिर्फ 1947 के बाद आए, जब ये तीनों लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी थी। ठीक है, अब ये तीनों एग्जांपल इनके, जैसे कि मैंने बताया सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर, जो 1947 के बाद इमर्ज हुआ जब ये तीनों लिस्ट बन चुकी थी। ठीक है, तो इस पे कौन रूल बनाता है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ रिलेटेड टू रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के ऊपर कौन लॉ बना सकता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ठीक है, अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसा कि हमारा कंट्री है, हमारा कंट्री एक बड़ा सा कंट्री है जिसको हमने कुछ स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है और सबको अपनी अलग अलग पावर दे रखी है हमने। ठीक है, होल्डिंग टुगेदर हमने फॉलो किया हुआ है। ठीक है, डू नॉट गिव इक्वल पावर टू द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। सबको इक्वल पावर नहीं है, सारे स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं है। जम्मू कश्मीर को कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिले हुए थे। ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज को, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सॉरी, जो असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय, इन सबको कुछ अलग वो मिले हुए हैं, प्रोविजंस मिले हुए हैं। ठीक है, तो पावर इक्वल नहीं है। ठीक है, ऑल द स्टेट्स all the states in Indian Union do not have an identical power. ठीक है, सम ऑफ द स्टेट एंजॉय स्पेशल सब्जेक्ट स्टेटस। कुछ स्टेट के पास स्पेशल स्टेटस होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के पास पहले था। ठीक है, उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका खुद का फ्लैग था। ठीक है, अब ये तो हो गई स्टेट की बात कि हमने स्टेट में डिवाइड की। अब कुछ ऐसे एरिया थे जिनको हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं अपने।
ठीक है। दीज आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर। जैसे कि हमारा दिल्ली है, दिल्ली के पास एक यूनियन टेरिटरी है, इसके पास बहुत छोटा पावर है, ठीक है। जो दिल्ली की गवर्नमेंट होती है, जैसे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, उसके पास बहुत कम पावर होती है, ठीक है। There are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing states. अब यूनियन टेरिटरी ऐसे टेरिटरीज होती हैं, यानी ऐसे स्टेट होते हैं ना, जो इतने बड़े नहीं है कि हम इनको एक स्टेट बना दें। अब देखो यार, किसी भी जगह को आप स्टेट बना रहे हो तो उसके लिए वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फंड देने पड़ते हैं, उस वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करना पड़ता है। तो ये जो छोटे छोटी जगहें होती हैं, जो इतनी बड़ी नहीं है कि हम स्टेट बना सकें, और इतनी भी छोटी नहीं है कि हम इनको कहीं मर्ज कर सकें, ठीक है। तो इसलिए हम इनको यूनियन टेरिटरी बना देते हैं कि ये छोटी सी जगह है ना, इतनी बड़ी है कि हम इनको स्टेट बनाए, ना इतनी छोटी है कि कहीं इनको मर्ज कर दें। तो इसलिए इनको हम यूनियन टेरिटरी बना देते हैं। दिस टेरिटरी डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट। इनके पास स्टेट की पावर नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होती है इस इन सब जगहों को रूल करने के लिए। एग्जाम्पल जैसे चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया। दिल्ली थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसमें जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट के लिए अ, अलग ट्रांसपोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। कुछ हॉस्पिटल्स हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, यानी दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। चंडीगढ़ टोटली के सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लक्षद्वीप टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, यहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हम पावर शेयरिंग देखते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग कैसी होती है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि पावर कैसे शेयर होगी, ठीक है। ये इट इज नॉट इजी टू मेक चेंज टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अरेंजमेंट की है पावर शेयरिंग की, उसमें बदलाव करना बहुत इजी नहीं है, ठीक है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन इट्स ऑन चार्जेस दिस चेंजेस दिस अरेंजमेंट। अब पार्लियामेंट के पास भी ये अधिकार नहीं है कि ये जो अरेंजमेंट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि पावर कैसे शेयर होगी वो चेंज कर दे, ठीक है। एनी चेंज इन टू इट हैज बी द टू बी फर्स्ट passed by बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विथ एटलीस्ट टू थर्ड मेजोरिटी, ठीक है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना चाहता है पावर शेयरिंग में, तो क्या होगा, उसमें पहले दोनों जो पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा, इन दोनों हाउसेज से टू टू थर्ड मेजोरिटी से पास करनी पड़ेगी वो बिल, ठीक है। देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। जैसे अगर 28 स्टेट हैं टोटल, तो इनके 14 मीन्स इनका आधा 14 स्टेट में से जो लेजिस्लेचर है यानी विधानसभा, उनमें से भी ये बिल पास होना चाहिए, तब जाके ये लॉ चेंज होगा। इतना मुश्किल बना रखा है, ठीक है। अब कोई भी स्टेट नहीं चाहेगा कि उसकी पावर कम हो, ठीक है। चलो, द जुडिशरी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। अब जुडिशरी जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी दादागिरी जताने की कोशिश तो नहीं कर रही स्टेट गवर्नमेंट पे। जुडिशरी पूरा नजर रखती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट ओवर द डिवीजन ऑफ पावर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन। अगर कहीं डिस्प्यूट हो जाता है किसी स्टेट और किसी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग को लेके, तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है ये अपना डिसीजन देते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्स बाई लिविंग टैक्स levying taxes in the order to carry on the government and responsibilities assigned to each of them, ठीक है। अब जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास है ना, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी किसी भी रिसोर्स पे टैक्स लगा सकती है। अब गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है, क्योंकि भाई उसको भी अपना गवर्नमेंट चलानी होती है, उसको भी देश कंट्री को रूल करना होता है, तो गवर्नमेंट कोई भी चीज चलाने के लिए पैसा चाहिए होती है। तो वो गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ऐसा पावर है कि वो रिसोर्सेज पे टैक्स लगा सकती है, और जो टैक्स कमाई होती है उसी से वो गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलो आ, देखो, हाउ हाउ द फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, मतलब फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है, ये प्रैक्टिस में कैसे आता है देखते हैं हम, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, बट these are not sufficient.
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यानी फेडरलिज्म को अगर हमें फॉलो करना है तो सबसे पहला तो यही चीज होता है कि हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मेंशन कर दें। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन रहेगा कि पावर ऐसे ऐसे शेयर होनी है तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों उसको मानेंगी। बट ये सफिशियंट नहीं होता कि हम उसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दें, इतना ही सफिशियंट नहीं है। हमने जो हमारी इंडिया में जो फेडरलिज्म सक्सेस हुआ है, इसका ये क्यों सक्सेस हुआ है? बिकॉज ड्यू टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ आवर इन आवर कंट्री। हमने सब चीज डेमोक्रेटिक प्रोसेस से किया। हमने इलेक्शन डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कराए हैं, हमने पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस से की है। हमारे पास इंडिपेंडेंस जुडिशरी है, जुडिशरी किसी के दबाव में आके अपना फैसला नहीं देती, ठीक है। तो ये सब जो छोटे छोटे रीजन है, ये हमारे जो हमने फेडरलिज्म बनाया, अपना फेडरेशन बनाया है, उसके लिए ये सब जिम्मेदार हैं। हमने जो हमारी जो सक्सेस है इसके पीछे ये छोटी छोटी चीजें जो है वो जिम्मेदार हैं, ठीक है। चलो, लिंग्विस्टिक स्टेट, अब आपका नया टॉपिक आता है लिंग्विस्टिक स्टेट। पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट। जैसे आप अगर गुजराती बोल रहे हो, गुजराती आपकी मदर टंग है, तो आप कहाँ रहोगे? गुजरात में रहोगे। आपकी मराठी मदर टंग है तो आप कहाँ रहोगे? महाराष्ट्र में रहोगे, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। अब ये हमारे कंट्री का ना फर्स्ट मेजर टेस्ट था कि स्टेट को ना लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करना, ठीक है। Some leaders, some national leaders feared that it would lead to disintegration of our country. अब कुछ ऐसे नेशनल लीडर थे जिनको ये डर लग रहा था कि अगर हम स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो ये आगे चल के हमारे देश के डिसइंटीग्रेशन में वो डिसइंटीग्रेशन होगा इसकी वजह से, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्ट लैंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम्स। इसलिए जब इन लोगों ने कुछ ये जताया कि ऐसा हो सकता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने कुछ टाइम के लिए जो डिसीजन था कि स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया जाए, उसको कुछ देर के लिए होल्ड पे रख दिया, ठीक है। द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइट। अब जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, हमने तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश को और जो महाराष्ट्र को, गुजरात को, इन सबको लैंग्वेज के बेसिस पे अलग किया, तो हमने ये देखा कि इसकी वजह से हमारा देश टूटा नहीं, इसकी वजह से हमारा देश और ज्यादा स्ट्रांग हुआ, ठीक है, यूनाइट हुआ बहुत ज्यादा। इसकी वजह से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर हो गया, ठीक। क्योंकि जैसे महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र में जो सारे काम होते हैं वो किस मराठी लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। तो अब मराठी लैंग्वेज वहां पे सबको आती है, तो इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो गया। आप आगे चल के अगर आईएएस बनोगे, ठीक है, आईएएस आप बने और आपको महाराष्ट्र कैडर मिला, यानी आपकी जॉब महाराष्ट्र में लगी, तो आपको सबसे पहले लैंग्वेज सिखाई जाएगी, मराठी लैंग्वेज सिखाई जाएगी, ताकि आप वहां पे जाओ तो लैंग्वेज आपके लिए बैरियर ना बने, ठीक है। Creation of linguistic state. Some state were created not in the basis of language but recognize different based on culture, ethnicity and geography. अब कुछ ऐसे स्टेट थे जो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं, वो सिर्फ कल्चर के और जियोग्राफी के बेसिस पे अलग हुए। जैसे दिस कल्चर इंक्लूड स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड है, झारखंड। जैसे उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश है पूरा ऐसा मैदानी एरिया है, प्लेन्स एरिया है, ठीक है। अब उत्तराखंड क्या है? पहाड़ी एरिया है। तो ज्योग्राफी अलग हुई, तो इसकी वजह से ज्योग्राफी अलग होने की वजह से, कल्चर अलग होने की वजह से क्या हुआ? उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, उत्तराखंड को अलग स्टेट बनाया गया और उत्तर प्रदेश को अलग स्टेट, ठीक है। मीन्स हमने कई बेसिस पे अपने स्टेट क्रिएट किए। पहला लिंग्विस्टिक बेसिस यानी लैंग्वेज के बेसिस पे। जैसे लैंग्वेज के बेसिस पे कौन कौन सी हुए थे? गुजरात हुआ है, तेलंगाना हुआ है, और कौन कौन से हुए हैं ये आप बताओगे, ठीक है। और जियोग्राफी, इथनिसिटी और कल्चर के बेसिस पे कौन कौन से हुए हैं? नागालैंड हुआ है, उत्तराखंड हुआ है और झारखंड हुआ है। झारखंड किससे अलग हुआ है आप ये बताओगे? बिहार से, ठीक है। चलो, लैंग्वेज पॉलिसी अब क्या है? लैंग्वेज पॉलिसी, द सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज लैंग्वेज। अब देखो, पहला टेस्ट ये था कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट करना है, किसको? लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट करना है स्टेट को। और दूसरा क्या था कि हम किस लैंग्वेज को अपना नेशनल लैंग्वेज बनाए, इसके लिए लड़ाई हो गई। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज बाई टू एनी वन लैंग्वेज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये नहीं बोलते कि कोई एक लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है, नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज है। हम काम वाम कहीं करते हैं तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज काम करते हैं, ठीक है।
Beside Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled language by the Constitution. यानी टोटल कितनी लैंग्वेजेज हैं? 22 लैंग्वेज हैं जिनको हम अपना नेशनल लैंग्वेज बोल सकते हैं, सॉरी, ऑफिशियल लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है। A candidate in an examination conducted by central government can choose any of these language। अब जो एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट की कंडक्ट कराती है उसको आप इन 22 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में वो कर सकते हो। मीन्स कोई जैसे पीसीएस का एग्जाम है, ठीक है, पीसीएस यानी आप जो आईपीएस के बाद की जो रैंक होती है, पीसीएस हर स्टेट अपना अलग अलग कंडक्ट करती है। जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस अलग कंडक्ट होता है, बिहार पीसीएस अलग कंडक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, ये सिर्फ आपको हिंदी में मिलेगा और इंग्लिश में मिलेगा, दो लैंग्वेज में मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे आईएएस का एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है, आईएएस का एग्जाम आप दे रहे हो, तो ये आपको 22 लैंग्वेजेस में मिलेगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सारे लैंग्वेजेस में ये सब मिलेगा, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। ठीक है, आईपीएस का, आईएएस का, यूपी सिविल सर्विसेज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। स्टेट टू हैव देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट के अलग ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं। द लीडर ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशन एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग ऑफ यूज ऑफ हिंदी। The use of English for official purpose was stopped in 1985, sorry 1965। ठीक है। Many non-Hindi speaking state demand the use of English continued। अब जो हम पहले इंग्लिश यूज करते थे ब्रिटिश ब्रिटिश के टाइम से ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे, उसको हमने 1965 में स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। अब जो जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, जैसे साउथ इंडियन स्टेट है, उन्होंने बोला कि यार अब हिंदी आप बंद कर दोगे, अगर आप इंग्लिश बंद कर दोगे तो फिर हमें सारा काम अपना तमिल लैंग्वेज में या हमारी लोकल लैंग्वेज में करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने डिमांड की कि आप इंग्लिश को हर जगह कंटिन्यू रखो। ठीक है। इन तमिलनाडु द मूवमेंट टू वायलेंट फॉर्म, तमिलनाडु में इसकी वजह से वायलेशन हो गया, वायलेंट हो गया। ठीक है। The central government responds by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purpose। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, इंग्लिश को हम लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज रखते हैं, साथ साथ हम हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे, यानी दोनों लैंग्वेज में हम काम करेंगे, ऑफिशियल काम। ठीक है। ठीक है। प्रमोशन प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू, अब हिंदी को जो गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है वो प्रमोट करती है हिंदी को। Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on the state where people speak different language। अब प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि कोई साउथ इंडियन स्टेट है जैसे तमिलनाडु है, उसमें हम जाके जबरदस्ती उनके ऊपर हिंदी थोपे कि तुमको हिंदी बोलना है, तुमको काम हिंदी में करना है। ऐसा नहीं है। हम सिर्फ प्रमोट कर सकते हैं कि आप हिंदी सीखो, आप हिंदी बोलो, हम बोल सकते हैं, बस उनके ऊपर थोप नहीं सकते जबरदस्ती। ठीक है। द फ्लेक्सिबिलिटी shown by Indian political leader helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in। अब जो हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई ना, हमने किसी के ऊपर थोपा नहीं जबरदस्ती। आपको जो अपना, आप जो लैंग्वेज बोलते हो आप उसी में काम करो, हमने ये ऐसा रास्ता अपनाया, हमने फ्लेक्सिबल रास्ता अपनाया। इसकी वजह से हम हमारा ना हमारे पास कोई ऐसा सिविल वॉर हुआ हमारे देश में, ना कोई ऐसा डिसइंटीग्रेशन हुआ। वही श्रीलंका में क्या हुआ था, आपने पहले चैप्टर में अगर नहीं पढ़ा तो आप जाके के नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो वहां से। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ये आपका यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंस द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन आवर कंट्री बिफोर 1990। अब इसमें हम दो सिनेरियो लेके चलेंगे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन 1990 से पहले कैसा था और 1990 के बाद कैसा हो गया। ठीक है। देखो, 1990 से पहले क्या होता था, जो पावर थी ना सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास होती थी, मींस एक पार्टी के पास होती थी, सॉरी। सेम पार्टी रूल्ड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। जैसे 1990 से पहले कांग्रेस का ही रूल था सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल में, और बहुत सारे स्टेट, मैक्सिमम स्टेट भी उसी के कंट्रोल में थे, जैसा आज है। बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है और बहुत सारे स्टेट को भी कवर कर रही है वो। ठीक है। और 1990s के बाद क्या हुआ, all this changed significantly after 1990। This period saw the rise of regional party in many states of the country। This was also beginning of the era of coalition government। अब 1990s के बाद क्या होता है कि बहुत सारी सारी जो रीजनल पार्टीज हैं वो अस्तित्व में आती हैं, उठना स्टार्ट होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, ये 1990s के बाद धीरे धीरे उठना स्टार्ट होती हैं। और 1990s के बाद एक
कोलिशन गवर्नमेंट का वो आता है। कोलिशन गवर्नमेंट यानी कोई भी गवर्नमेंट मेजोरिटी नहीं ले पा रही थी, तो दो चार पार्ट तीन चार पार्टी मिलके गवर्नमेंट बनाती थी, ठीक है। ऐसा स्टार्ट होता है 1990s के बाद। देखो, this means that the state government did not exercise their right as autonomous federal unit. The central government would misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of federalism. Means जैसा कि 1990s के पहले होता था, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक पार्टी का रूल होता था, और स्टेट में भी बहुत सारी स्टेट में भी एक ही पार्टी का रूल होता था, ठीक है। अब हमने देखा कि आपको अगर पावर शेयरिंग का चेंज करना है, तो आप दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी से पास करा लो, और हाफ ऑफ स्टेट में, मींस 28 स्टेट है तो 14 स्टेट में पास करा लो। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक ही पार्टी रूल कर रही है और मैक्सिमम स्टेट में भी एक ही पार्टी रूल कर रही है, कांग्रेस पार्टी रूल कर रही है, तो ये क्या करेगी? अगर इसको पावर चेंज करना होगा तो ये तो आराम से पावर चेंज कर लेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पावर में है और स्टेट में भी पावर में है, तो ये सबको पावर चेंज कर लेगी। और क्या होगा, और जो ऐसे कुछ स्टेट हैं जिनमें कांग्रेस का रूल नहीं है, उनको ये आराम से वो कर देगी, थ्रो आउट कर देगी, थ्रो कर देगी, ठीक है। जैसा कि एक कार्टून ये नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इंदिरा गांधी हैं, ठीक है, और ये पावर शेयर कर रही है, जैसे छोटे केरला है, ये फिर बंगाल है, ये कौन सा है समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ये सब स्टेट हैं, ये सारी स्टेट हैं, इनको ये पावर शेयर कर रही हैं कटोरे में, ऐसा एक कार्टून के तौर पे दिखाया गया है आपको, ठीक है। अब ये आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, इसमें क्वेश्चन आने के भी चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। चलो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अब ये देखते हैं। टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब का क्या होता है? दो या दो से ज्यादा पावर वो होती है इस स्टेट, वो स्टेज पे गवर्नमेंट होती है। Federal power sharing in India need another tier of government. Below this that of a state government is result third tier of government called local government. देखो, फेडरल गवर्नमेंट में दो तरीके की हमने गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, एक यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। बट अब हमें जरूरत थी स्टेट गवर्नमेंट के बाद एक और नीचे थर्ड टीयर की, जिसको हमने लोकल गवर्नमेंट बनाया, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन हमने पावर का किया, ठीक है। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू गिव टू लोकल गवर्नमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जब हम सेंटर और स्टेट से कुछ कुछ पावर लेके अपने लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। यानी पावर जो पहले सेंट्रल में थी, एक जगह पे थी, उसको हमने वहां से लेके थोड़ी एक और जगह पे दे दिया, यानी इन दोनों की थोड़ी थोड़ी पावर लेके हमने तीसरे जगह पे दे दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आई बात? रीजन, अब क्या रीजन था कि हमने ये थर्ड टीयर को ऐड किया और हमने पावर शेयर की? इसका पहला रीजन था, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इशू विच आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। अब कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो कि लोकल लेवल पे ही सेटल हो सकते हैं। जैसे बीच में अगर कोई लड़ाई हो रही है, गांव की लड़ाई हो रही है, तो यही बेटर होगा कि उसको गांव पे ही खत्म कर दे, ऊपर ना आने दें, ठीक है, वरना ऊपर और कचकच हो जाती है। जैसे आपको पता होगा कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं, तो अगर उसको हम नीचे सुलटा देंगे, गांव के लेवल पे सुलटा देंगे, तो ज्यादा ऊपर आने के चांसेस ही नहीं होंगे। तो इसकी वजह से हमने पहला ये रीजन था कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया। दूसरा रीजन था, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटी। अब लोगों को अपने प्रॉब्लम की कुछ अच्छी ज्यादा नॉलेज होती है। जैसे गांव के लोग हैं, उनको ज्यादा पता होगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, वो ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे अपने प्रॉब्लम को, ठीक है। They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. अब उन लोगों के पास ज़्यादा बेटर आइडियाज़ होते हैं, और वो आइडियाज़ ये होते हैं, और उनको पता होता है कि हमें पैसे कहाँ खर्च करने हैं, हमें कैसे लोग चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना है। उन लोगों को ज़्यादा पता होता है, क्योंकि उनके पास प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को अच्छे से जानते हैं वो लोग, ठीक है। चौथा जो रीज़न था, एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो फॉर्म जो हम करते हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा जो वो जरूरी होता है कि जो भी लोग हैं वो डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। हमें सब कुछ पता हो कि क्या डिसीजन लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है।
तो लोकल लेवल पे अगर हम कोई गवर्नमेंट बना देते हैं तो जो लोकल लोग होंगे यानी जो विलेज के लोग होंगे वो लोग डायरेक्टली उसमें डिसीजन मेकिंग करेंगे, यानी अपने लिए खुद रूल बनाएंगे, अपने लिए खुद लॉ पास करेंगे, अपने लिए कुछ बजट पास करेंगे। ये सब वहां पे भी होता है, ठीक है। आप अपने गांव में जाओगे, अपने गांव के बारे में पता करना कि वहाँ पे पंच कौन है, सरपंच कौन है, वहाँ पे ग्राम पंचायत कैसी है, ठीक है। अब पता करना वहाँ पे, ठीक है। दिस हेल्प टू इंक्लूड द हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। अब इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का हेल्प मिलता है। जैसे कोई छोटे लेवल पे अच्छा काम कर रहा है तो उसको और बड़े लेवल पे जानने की इच्छा होती है, तो इसलिए इस तरह से हम और ऊपर उठ सकते हैं इससे, ठीक है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम एक बार देख लेते हैं। पंचायत इन विलेज एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरिया वे आर सेट अप इन ऑल स्टेट, ठीक है, बट दीज वेर डायरेक्टली इन कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पंचायत विलेज के तौर पे म्यूनसिपालिटी शहरों में सेटअप की गई और ये किसके कंट्रोल में थी? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। इलेक्शन ऑफ टू दीज लोकल गवर्नमेंट वे आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। अब इलेक्शन जो यहाँ पे होते हैं वो डायरेक्टली रेगुलर बेसिस पे नहीं किए जाते थे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर टू रिसोर्स ऑफ देयर ओन। लोकल गवर्नमेंट के पास कोई भी पैसा क्योंकि पहले क्या होता था, जो भी रिसोर्सेज थे वो उस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रूल होता था। अब हमने वहाँ उस पे उस रिसोर्सेज पे वो टैक्स लगाते थे और वहां से पैसा कमाते थे। अब जब हमने थर्ड गवर्नमेंट टीयर को ऐड किया तो इसके पास तो भाई इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है। इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, इसके पास तो कोई रिसोर्स ही नहीं बचा क्योंकि सारे रिसोर्स तो सेंट्रल और स्टेट लेके बैठ गए, ठीक है। देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव टर्म, ठीक है। There were several attempts to decentralize power to the level of village and towns, but it was not very much successful. A major step toward decentralization was taken in 1992. अब इतनी सारी पावर थी कि ये ठीक से काम नहीं कर पा रही थी जो हमारी थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट। तो हमने 1992 में कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स लिए हमारी गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से हमने लोकल गवर्नमेंट को और ज्यादा पावरफुल किया। पहला क्या क्या स्टेप लिया हमने, ये देखते हैं। पहला जो स्टेप हमने लिया वो था, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन। अब रेगुलर इलेक्शन होंगे गवर्नमेंट में, मीन्स हर 5 साल में। पहले जो होता था 5 साल में एक बार हुआ, फिर अगला 10 साल में होगा, 8 साल में होगा, ऐसा होता था, रेगुलर नहीं था। अब हर 5 साल में इलेक्शन हो गए वहां पे। पहला हमने ये स्टेब्लिश किया। दूसरा, सीट्स आर रिजर्व टू इन द इलेक्टेड बॉडी एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर शेड्यूल ST SC और अदर ओबीसी के लिए सीट रिजर्व की गई उसमें, ठीक है। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। वुमेन को अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिले उसके लिए हमने 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी, ठीक है। An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal election. अब हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन को कंडक्ट करता है। जैसे जैसे कोई स्टेट, जैसे अभी 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसको कौन करता है, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? इसको करता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन जैसे आपकी गांव के इलेक्शन होते हैं, पंचायत के इलेक्शन होते हैं, उसको कौन कराता है? स्टेट कमीशन कराता है, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर पावर The state government are required to share some power and revenue with local government bodies. अब कुछ स्टेट को ये ऑर्डर दिया गया कि आप कुछ पावर और कुछ पैसे हम हर लोकल गवर्नमेंट को, हर लोकल बॉडीज को शेयर करोगे, ठीक है। ये हमने कुछ लॉ बनाए 1992 के बाद, ताकि हमारी जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम कर सके। चलो अब हम देखने जा रहे हैं अपना जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होता है, यानी जो विलेज में गवर्नमेंट बनती है, उसको हम देखने जाते हैं। जैसे कि अभी पीछे हमने देखा कि हमने जो इस सेंटर विलेज लेवल पे थी उसको, उस पे हमने क्या बनाए थे? विलेज लेवल पे हमने पंचायत बनाए थे, ठीक है। विलेज लेवल पे हमने पंचायत बनाए थे और अर्बन लेवल पे यानी शहरी लेवल पे हमने म्यूनसिपालिटीज बनाई थी, ठीक है। अब इसको हम आगे चल के देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो, रूरल लोकल गवर्नमेंट में हमने पहला ग्राम पंचायत बनाया, ठीक है। ग्राम पंचायत ईच विलेज, हम ग्राम पंचायत क्या होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज ग्राम पंचायत। एक विलेज या कुछ विलेज के कुछ समूह को ग्राम पंचायत बोला जाता है, ठीक है। दिस इज अ काउंसिल consisting of several ward members often called पंच,
एंड द प्रेसिडेंट और सरपंच। अब हर विलेज को कुछ वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, हर विलेज को कुछ वार्ड में डिवाइड किया गया है, और हर वार्ड से ना एक आदमी को इलेक्ट किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंच। और ये हर पंच मतलब हर वार्ड से एक एक पंच आ जाते हैं, ठीक है, जैसे हर वार्ड से एक एक हमने पंच बुला लिए यहाँ पे, ठीक है, एक हर वार्ड से हमने पंच बुलाए। अब ये पंच ना एक मतलब सब सारे पंच मिलके एक व्यक्ति को अपने में से मतलब एक दो तीन चार पाँच छः हैं, छः में से किसी एक को ना इलेक्ट करेंगे कि इनका हेड हो, ठीक है, इनका हेड हो, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, सरपंच बोलेंगे, यानी पंचों के हेड को हम सरपंच बोलते हैं, ठीक है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन विलेज इन द लिविंग इन द वार्ड और विलेज। अब ये जो सारे पंच होते हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा, एडल्ट लोगों के द्वारा, जो 18 प्लस की एज के लोग हैं ना, 18 प्लस की एज के लोग हैं, वो सब लोग इलेक्ट करते हैं इन सबको, इन लोगों को, ठीक है, उस वार्ड के और उस लोग गांव के, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं। इट इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर एंटायर विलेज। ये जो बॉडी है वो डिसीजन मेकिंग का काम करती है पूरे विलेज के लिए, ठीक है। द ग्राम पंचायत वर्क अंडर ओवरऑल ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के अंडर में कौन काम करता है, ग्राम पंचायत काम करती है, ठीक है। इट हैज टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत। इनको 2 और 3 बार साल में मिलने के लिए बोला जाता है, 2 और 3 बार बैठक करनी पड़ती है इनको एनुअल बजट अप्रूव करने के लिए, और जो पंचायत ने काम किए हैं पिछले सालों में उनको पिछले साल देखने के लिए, उसको वो करने के लिए, ठीक है। देखो हमने विलेज लेवल पे तो देख लिया कि ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। उसके ऊपर आप जाओगे तो एक पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, यानी खंड लेवल पे। आप जैसे सुनते होगे ना, खंड विकास विकास अधिकारी, तो वो ब्लॉक लेवल का होता है, ठीक है। ब्लॉक क्या होता है, आप कुछ विलेज के समूह को ब्लॉक बोलते हैं। कुछ बड़े बड़े विलेज जैसे 500-600 विलेज हो गए, या फिर 200-300 विलेज हो गए, इनको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, ठीक है। देखो ग्राम पंचायत से हम पंचायत समिति पे आते हैं, जो ब्लॉक और ब्लॉक के लिए होता है पंचायत समिति, जिसको हम ब्लॉक भी बोलते हैं, मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, जिला परिषद होता है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत का तो हमने देख लिया कि यहाँ पे कैसे लोग इलेक्ट होते हैं, सरपंच और सरपंच देख लिया हमने, ठीक है। पंचायत में क्या होता है, यानी पंचायत समिति में क्या होता है, अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड पंचायत और समिति, ब्लॉक और मंडल, ठीक है। इन सब का एक ही मतलब है, ठीक है। जैसे कुछ ग्राम पंचायत मिलके यानी 50, 100, 150 जितने भी ग्राम पंचायत मिलके क्या बनाते हैं, एक पंचायत समिति बनाते हैं, यानी ब्लॉक लेवल पे एक पंचायत समिति बनाते हैं, ठीक है। देखो द मेंबर ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन द एरिया। जितने भी ग्राम पंचायत के लोग होते हैं ना, वो किसको इलेक्ट करते हैं, इनके ये लोगों को, पंचायत के लोगों को, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब जिला परिषद पे आते हैं। जिला परिषद की हम बात करें तो ऑल द पंचायत समितिज और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद, ठीक है। अब पहले सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो गई, ग्राम पंचायत हो गई। ग्राम पंचायत से बड़ी कौन सी हो गई, पंचायत समिति हो गई। पंचायत समिति से बड़ी कौन होगी, जिला परिषद होगा, ठीक है। ग्राम पंचायत से मिलकर क्या बना, पंचायत समिति बनी, और पंचायत समिति से मिलकर क्या बनेगा, जिला परिषद बनेगा, ठीक है। वही यहाँ पे पहले पॉइंट में लिखा हुआ, मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। जिला परिषद के जितने मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। Member of Lok Sabha and MLA of that district are some of and some other officials of other districts लेवल बॉडीज आर ऑल्सो द मेंबर। अब जो इसके मेंबर होते हैं जिला परिषद के, इसके कुछ जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, और कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, वो भी इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद के जो चेयरपर्सन होते हैं, यानी जो चेयरमैन होते हैं जिला परिषद के, वो पॉलिटिकल हेड होते हैं जिला परिषद के, ठीक है। अब हमने ये लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट थी, यानी रूरल लेवल पे गवर्नमेंट, उसका हमने देख लिया। अब
हमने अर्बन लेवल पे देखा था कि हम क्या बनाया गया था, म्यूनिसिपैलिटीज बनाई गई थी, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर रूरल एरिया, अर्बन एरिया एज वेल। जैसा हमने गांवों को रूल करने के लिए अर्बन लोकल रूरल गवर्नमेंट बनाई थी, वैसे ही अर्बन एरिया को, यानी जो बड़े बड़े शहर उनको बनाने के लिए भी, उनको उनको मेंटेन करने के लिए भी हमने गवर्नमेंट बनाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन टाउन। बिग सिटीज कंस्टिट्यूट इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे छोटे शहर होते हैं, जैसे कुछ छोटे शहर हो गए, उनमें क्या होती है, म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं। तो जैसे बड़े बड़े शहर हो गए, जैसे दिल्ली, मुंबई, वहाँ पे क्या होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। जैसे ये दिल्ली का है, दिल्ली नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ये मुंबई का बृहन मुंबई, सॉरी बृहन मुंबई होगा शायद, बृहन मुंबई महानगर पालिका, ठीक है। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये बड़े बड़े शहरों के हो गए, ठीक है। both municipalities both municipalities and municipal corporation are controlled by elected body consisting people's representative। अब इनके भी इलेक्शन होते हैं, ठीक है। दिल्ली में जैसा होता है कि नगर निगम के भी इलेक्शन होते हैं। जैसे इस टाइम पे ये कौन सी पार्टी यहाँ पे रूलिंग में है, यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट, यानी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट रूलिंग में है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। पहले कौन थी, पहले बीजेपी थी, अब आप आम आदमी पार्टी है, ठीक है। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज अ पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। जो जैसा कि सेम वैसा जिला परिषद में जो म्यूनिसिपैलिटी के चेयरपर्सन होते हैं वो हेड होते हैं, पॉलिटिकल हेड होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के। इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एस ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर। अब इनके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ऑफिसर होता है उनको क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। चलो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वेट, local self government, there are now about 36 lakh 36 lakh elected representative in the panchayat and municipalities all over the countries. This number is bigger than the population of many countries in the world. WRLD, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपर डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। इट ऑल्सो इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन द कंट्री। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अभी 36 लाख से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे इंडिया में, पंचायत और म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन इतना बड़ा है 36 लाख, ये कई देशों की पॉपुलेशन नहीं होती 36 लाख की, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट, इसकी वजह से जो हमारी डेमोक्रेसी है ना उसको और गहराई मिली है। हाँ, और वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है। जैसा कि मैंने बताया कि 1/3 सीट जो है वो रिजर्व है वुमेन के लिए। उनकी जो प्रॉब्लम है उनको उठाना इसकी वजह से आसान हो गया, ठीक है। डिफिकल्टीज क्या क्या है इसके सामने, ठीक है। इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुजियास्टिकली, ग्राम सभा नॉट हेल्ड रेगुलरली, ठीक है। इलेक्शन रेगुलरली हेल्ड होते हैं, लेकिन जो ग्राम सभा के जो वो मैंने बताया ना कि 2 से 3 बार साल में मिलना होता है, वो ये लोग नहीं करते हैं, ठीक है। इलेक्शन टाइम से हो रहे हैं, सब कुछ टाइम से हो रहा है, बजट भी इनको टाइम से मिल रहा है, लेकिन ये जो वो होता है ना कि मीटिंग करनी होती है, वो मीटिंग टाइम से ये लोग नहीं करते हैं। ये ग्राम सभा की गलती होती है, ठीक है। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। अब बहुत सारी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अब कुछ ज्यादा पावर शेयर नहीं की है उसके साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। दस वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फॉर रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अभी हमें टाइम लगेगा इसको करने में, क्योंकि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 2 पार्ट में कवर हुआ है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, आपको भी लगा होगा, ठीक है। बोरिंग नहीं था, हाँ थोड़ा सा बोरिंग था, मेरे को भी लगा। बट हाँ, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो बिल्कुल बोरिंग नहीं है। ये इतना सारा नोट्स है, फ्री में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना प्लीज़, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना यार। और आगे वाले कनेक्शन वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।